जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि लगातार पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यह प्रैक्टिस सेट बैच है, प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में होगा। प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाएगा, उसके साथ साथ आपको एडिशनल फैक्ट्स की भी जानकारी से अवगत कराया जाएगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? यारों की यार, एक लड़की, कलिकथा वाया बाईपास या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी कलिकथा वाया बाईपास तो बिल्कुल सही जवाब है। अलका सरावगी को जो है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कलिकथा वाया बाईपास रचना के लिए। निम्न में से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी नहीं है? साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती या रंग में भंग। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी प्रिय प्रवास तो बिल्कुल सही जवाब है। साकेत, भारत भारती और रंग में भंग ये तीनों के तीनों मैथिली शरणगुप्त जी की रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। और प्रिय प्रवास के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा कि खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य मानी जाती है प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली का जो है कि सर्वप्रथम महाकाव्य। अगला प्रश्न, विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन वह में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या फिर कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार तो बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान समझिएगा, विमाता बन गई आंधी, हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन हुआ। इस श्याम घन का दो अर्थ है यहाँ पे। जब एक ही शब्द का प्रयोग दो बार से एक से अधिक बार आने लगे, 2 बार 3 बार अगर आने लगे तो हम वहाँ श्लेष अलंकार कहते हैं। जब एक शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ हो और कई अर्थ है, और जगह मान लो 2 बार प्रयोग हुआ है एक ही शब्द और उसका अर्थ भी अलग अलग जगह पे अलग अलग है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। लेकिन जहाँ एक ही बार शब्द दिया हो लेकिन अर्थ दो जगह निकले तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। श्याम घन काले बादल के लिए भी यूज किया गया है और इसके बाद जो है कि भगवान श्री राम के लिए भी यूज किया गया है। विमाता बन गई आंधी भयावह, विमाता का मतलब माता कैकेयी के बारे में बात की गई है कि विमाता बन गई आंधी भयावह, चंचल न फिर भी श्याम घन वह, है ना। हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन वह, श्याम घन का मतलब भगवान की बात की गई है और इसके बाद श्याम घन वह, ठीक है, आंधी के साथ जो है कि काले बादल की बात की गई है और भगवान श्री राम की भी बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, सबसे अलग रहने वाला, बहाना बनाने वाला या बहुत घमंड होना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए पुरानी परिपाटी पर चलने वाला तो बिल्कुल सही जवाब है। पुरानी परिपाटी पर चलने वाले को कहते हैं भाई कि ये तो लकीर के फकीर आदमी हैं, है ना। तो लकीर के फकीर का मतलब जो बात पहले से चली आ रही है, जिस पद्धति पे कोई काम होता चला आ रहा है बस उसी पद्धति पे अगर करते चले जाते हैं तो उसको हम कहते हैं लकीर का फकीर। कोई नया इन्वेंशन नहीं, कोई नया अपना दिमाग नहीं लगाना, उसी पुराने जो है कि रूढ़िवादी परंपराओं या फिर जो भी नियम कायदे कानून बने हैं उसी पे चलते रहने को हम कहते हैं लकीर का फकीर होना, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए पुरानी परिपाटी पर चलने वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य पहचानो। वह दंड देने योग्य है, वह दंड देने के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है, वह दंड देने योग्य है। दंड लेने योग्य नहीं, लेना नहीं होता, दंड हमेशा दिया आता है, तो दंड देने के योग्य है, ये सही हो जाएगा। बाकी 3 क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन करें। चांद, चंद्रमा, चंदर, चंद्र। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंद्रमा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से सीधे उठा करके हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और इनकी पहचान होती है कि इसमें जैसे ये वाला र, उड़ंतुआ र या ऋषि वाला र, है ना, और इसके बाद छ क्षत्रिय, बड़ा श, खटकोड़ श,
व वकील। इस प्रकार के वर्णों का जब आगमन हो जाता है तो आप प्रायः कहेंगे कि भाई ये तत्सम शब्द के उदाहरण हैं, और खासकर जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वो हो जाते हैं तत्सम शब्द। देखिए अगला प्रश्न भी तत्सम शब्द से आ गया। खेत, नैहर, निमर्म या बहाव। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी निमर्म तो बिल्कुल सही जवाब है। अभी मैंने बताया कि जो ऊपर वाला आएगा तो वो जो है कि तत्सम कहलाएगा, तो आपने कहा क्या हो जाएगा, निमर्म बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर तत्सम शब्द कौन सा है, सुमन, नाखून, कौवा, बहाव। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। सुमन जो है संस्कृत में पुष्प को भी सुमन कहते हैं, फूल को भी सुमन कहते हैं, तो हमने कहा सुमन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी नाखून, कौवा और बहाव ये तीनों के तीनों तद्भव हैं। अगले प्रश्न कह रहा है कि कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, त, न, द, ट। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी ट तो बिल्कुल सही जवाब है। ये ट दंत्य नहीं है, ये मूर्धन्य है। बाकी त, थ, द, ध, न ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं दंत्य। दंत के अंतर्गत आते हैं त वर्ग, और इसके बाद ल और स ये दंत के अंतर्गत आते हैं। अब ये मूर्धन्य है तो मूर्धन्य के अंदर ट वर्ग आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़, और री, ऋषि, र और खटकोड़ श ये तीनों आ जाते हैं। अब यही बात करते हैं, ये दंत हो गया या मूर्धन्य हो गया। अगर हम कंठ की बात करते हैं तो क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं क, ख, ग, अंग कंठ के अंतर्गत आएंगे, और इनके अलावा अ, आ और ह ये तीनों भी कंठ वर्ण के अंतर्गत, कंठ उच्चारण स्थान के अंतर्गत आएंगे। जो च वर्ग है, च, छ, ज, इ, ये च वर्ग जो है तालु, तालव्य के अंतर्गत आएंगे, यानी तालु से बोला जाता है। च, छ, ज, इ भी, और इसके अलावा इ और य, श ये भी जो है कि इनका उच्चार स्थान तालव्य होता है। ठीक है, और इनके अलावा अभी इतने हो गए। इनके अलावा भी जो है, अब जैसे आपसे पूछ लिया गया, ये हो गया भाई, हमने दंत बता दिया, मूर्धन्य बता दिया, तालव्य बता दिया, कंठ बता दिया। एक और बचता है ओष्ठ, है ना। तो ओष्ठ का मतलब कौन हो गया, जो प वर्ग है, प वर्ग और उ है ना, ये ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। प, प, ब, भ, म, उ ये ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। बार बार आपसे पूछा था ए का उच्चार स्थान क्या है, तो आप कहेंगे कंठ तालव्य। क्या कहेंगे, कंठ तालव्य। क्यों, क्योंकि ए जो है अ ई से मिलकर बना होता है, और अ का मतलब होता है कंठ और ई का मतलब होता है तालु, तो हम कहेंगे कंठ और तालु से मिलकर बना है, इसलिए हम कंठ तालव्य कहते हैं। तो ए कंठ तालव्य हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार से जो ओ अ है, ओ अ कंठोष्ठ होता है। क्यों होता है, क्योंकि ओ जो है वो अ उ से मिलकर बना होता है, और अ का उच्चार स्थान कंठ, उ का उच्चार स्थान ओष्ठ, तो मिलके हो जाता है कंठोष्ठ। तो ओ अ का उच्चार स्थान कंठोष्ठ हो जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य के उदय होने वाला स्थान वाक्यांश के लिए सही विकल्प चुनें। उदयाचल, सूर्योदय, प्रभाव स्थान या गंधमादन। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए उदयाचल तो बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य का उदय होने वाला जो स्थान होता है उसे हम उदयाचल कहते हैं, और सूर्य जो उदय होते हैं उनको हम सूर्योदय कहते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो उदयाचल, जहाँ पे उदय होते हैं उनको हम कहते हैं उदयाचल। प्रभाव स्थान आप जानते हैं। गंधमादन का मतलब होता है जहाँ गंध विसर्जित होती है, वहाँ पे गंधमादन कहते हैं उसे। इत्यादि का संधि विच्छेद बताएं। इत धन आदि, इत धन यदि, इति धन यदि, ई धन यदि। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए इति धन आदि तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यह यड़ संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के अंतर्गत एक भेद होता है यड़ संधि। यड़ संधि में कहा जाता है भाई कि ई धन अ मिला तो वो य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। तो ई धन अ बराबर य। अब यही ई धन आ अगर हो जाए तो हम कहेंगे या हो जाएगा ना। तो ई आ, इत में ई लगा और आदि में आ शुरुआत में है, तो ई और आ जुड़ा तो या हो गया, तो यहीं से बनता है इत्यादि। अच्छा, इसी नियम में कहा जाता है कि भाई ऊ धन अ जब मिलेगा तो ये व हो जाता है। ई अ य और ऊ अ व हो जाता है। ये यड़ संधि का नियम कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जगदीश का संधि विच्छेद क्या है। जगत धन ईश, जग धन ईश, जगत धनीश, जगधनदीश।
यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है जगत धन ईश। यह संधि जो है व्यंजन संधि का भेद है और हम कहेंगे भाई जब भी क च त त प ये पांचों में क च ट त प ये पांचों वर्ण के बाद एक अ आ को छोड़कर बाकी जितने भी वर्ण आएंगे मतलब स्वर आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अगर आता है तो ये जो क च ट त प है ये भी अपने के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जगत जगत त के बाद ई आ गया ना तो ये त जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी त थ द ये तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो त बदल जाएगा द में और हो जाएगा जगत धन ईश बराबर जगदीश, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में प्रतिमान में कौन समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अव्ययी भाव जो होता है उसका नियम कहता है भाई कि प्रथम पद जो है प्रथम पद अव्यय हो या उपसर्ग हो। अब देखिए प्रतिमान में प्रति जो है वो उपसर्ग है, ठीक है। मूल शब्द क्या है मान, उस मान में उपसर्ग लग गया ना और जैसे ही उपसर्ग लगा हमने कहा कि भाई ये क्या है अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाता है। अब समास के बारे में जान लेते हैं। समास के भेद होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। पहला होता है अव्ययी भाव, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा कौन सा पद? प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है। अच्छा, दूसरा होता है कर्मधारय समास, ठीक है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है यानी दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है प्रथम पद और उत्तर पद में, और जब विग्रह करते हैं तो है जो के समान का भाव निकलता है, ठीक है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल है ना, तो ये जो है कि अव्यय कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला है तत्पुरुष समास, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है और जितने भी कारक हैं अगर विग्रह के बाद कारक का प्रयोग कर दिया जाता है तो आप मान के चलिए कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास में एक और जो है कि भेद होता है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष का मतलब होता है कि जब हम किसी सकारात्मक शब्द को नकारात्मक शब्द के रूप में लिखते हैं तो हम वहाँ पे कहते हैं नए तत्पुरुष समास हो गया। जैसे धर्म का हमने अधर्म कर दिया, ठीक है, लाभ का अलाभ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी सकारात्मक शब्द को क्या कर दिया हमने, सकारात्मक शब्द को हमने नकारात्मक, जैसे इज्जत को बेइज्जत कर दिया, ठीक है। तो ईमान को बेईमान कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाता है नए तत्पुरुष। अच्छा, इसके बाद चौथा होता है हमारा कौन समास? द्विगु समास। द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद इसका जो होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे त्रिफला, त्रिभुज, चतुर्भुज, है ना, ये होता है द्विगु समास का उदाहरण। आती है बारी अब द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास में प्रायः योजक चिन्ह लगा होता है, ठीक है, और कभी कभी ज़्यादा मतलब उनका उचित जो नियम ये है वो ये है कि दोनों समास विग्रह जब करते हैं दोनों पदों के बीच में और, एवं, तथा, अथवा का भाव निकलना चाहिए, ठीक है। जैसे माता पिता, रुपया पैसा, ठीक है। और अब कभी इसमें तो योजक चिन्ह लगा होता है। देवासुर लिख लिया हमने तो देवासुर में नहीं लगा होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो है आपका द्वंद्व समास। और लास्ट होता है कहते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। संस्कृत हमारी जो है कि आदि जननी है और संस्कृत हमारी प्रथम देश भाषा है। अगला प्रश्न, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? तो आप बताएंगे मालवी, ब्रज, खड़ी बोली या अवधी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है वो हमारे हिंदी जो अभी फिलहाल मानक भाषा है। मानक भाषा का मतलब क्या होता है, जैसे जो अखबार में लिखी गई वो मानक भाषा है, जो प्रशासनिक स्तर पर बोली जाती है वो मानक भाषा है, प्रशासनिक स्तर पर लिखी जाती है वो मानक भाषा है। वो उसका आगमन कहाँ से हुआ? तो वो खड़ी बोली से ही हुआ है, ठीक है। तो खड़ी बोली, अब ये खड़ी बोली कहाँ की भाषा है भाई? तो आप कहेंगे पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत न केवल खड़ी बोली बल्कि बिहारी कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, बांगरू,
ब्रजभाषा, ये सारे के सारे पश्चिमी बोली के अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियाँ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी आते हैं। इसके बाद हम बात करें भाई पहाड़ी हिंदी के बारे में, तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आते हैं गढ़वाली, कुमाऊनी, ठीक है, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये सारे के सारे। इसके बाद राजस्थानी हिंदी की बात करें तो यहाँ पे आते हैं मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियाँ शब्द क्या है? भाषा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या बोली। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी स्त्रीलिंग तो बिल्कुल सही जवाब है। बोलियाँ बोली जाती हैं। अब बोलियाँ बोली जाती है इसका मतलब क्या हुआ भाई? बोलियाँ बोली जाती हैं, यहाँ देखिए जब जो है क्रिया स्त्रीलिंग है, इसका मतलब कर्म भी स्त्रीलिंग होगा। तो आपने कहा कि बोलियाँ बोली जाती हैं, क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण या संज्ञा। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी विशेषण तो बिल्कुल सही जवाब है। सुहावना जो है कि वो विशेषण है। कैसे? सुहावना, लुभावना, अच्छा, बुरा, खराब, बढ़िया, ये सारे के सारे विशेषण के भेद हैं और गुणवाचक विशेषण के भेद हैं। विशेषण वैसे होते हैं कितने? 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला सार्वनामिक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा परिमाणवाचक। गुणवाचक में आता है सुहावना, लुभावना, अच्छा, बुरा, काला, गोरा, मोटा, ये हो जाता है गुणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? यह वह सार्वनामिक विशेषण होता है। गुणवाचक बताया, मैंने बता दिया। संख्यावाची मतलब संख्या लगा रहता है और परिमाणवाची का मतलब मात्रात्मक बात की जाती है। कवि शब्द का किस शब्द का एक वचन है? कवि शब्द जो है वो किस शब्द का एक वचन है? कविवृंद, कविलोक, कवि समूह, कविदल। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए कविवृंद तो बिल्कुल सही जवाब है। कविवृंद एक वचन है और कवि जो है बहुवचन है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए कविलोक में लोग लगा हुआ है, यहाँ दल लगा हुआ है, यहाँ समूह लगा हुआ है। जब समूह, दल, लोग की बात की गई तो भाई एक वचन कहाँ रह गया? ये तो बहुवचन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न। विप्र शब्द का समानार्थी सहचर, विधाता, ब्राह्मण, याचक। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण तो बिल्कुल सही जवाब है। विप्र शब्द का समानार्थी जो है वो ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मण यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति, इस लेखक किस लेखक की रचना है? कुंवर नारायण, दशरथ, नरेंद्र कोहली, महेश दास। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। न केवल कमेंट कीजिए बल्कि इससे रिलेटेड, इस प्रश्न से रिलेटेड जितनी भी बातें आपको पता होंगी सारे के सारे नोट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।